तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा इंटीग्रल इक्वेशन पे। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती हैं, इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, सभी को डिस्कस करते हैं वन बाई वन। हम सबसे पहले आती है बात इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इंटीग्रल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, यदि हमारे पास क्या हो an integral equation is an equation, एक इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं इन विच एन अननोन फंक्शन, एक अननोन फंक्शन होता है जिसमें हैविंग इंटीग्रल वन और मोर टाइम, वन और मोर टाइम। ठीक है, एक इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं कब, यदि हमारे पास अननोन फंक्शन के ऊपर एक या एक से ज़्यादा इंटीग्रल के साइन हो। एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो हमारे पास एफ एस क्या हो, एफ एस इक्वल टू ए टू बी के एस टी मान लो हमारे पास इक्वेशन क्या इस तरह की है, एफ एस क्या है ए टू बी की एस टी जी टी डी टी। ये क्या है हमारे पास जी टी, जी टी क्या है नॉन फंक्शन है। इंटीग्रल क्या है ए टू बी, मतलब क्या इंटीग्रल साइन है हमारे पास इक्वेशन में। इस इक्वेशन क्या बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। यदि हम यहाँ पर लिखते हैं एफ एस इक्वल टू कुछ एच एस ऐड कर दें तो भी हमारे पास क्या देगी इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंटीग्रल के साइन होते हैं किसके ऊपर, नॉन फंक्शन के ऊपर। जी टी जे नॉन फंक्शन, दैट इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी। तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंटीग्रल के साइन हो किसके ऊपर, अननोन फंक्शन के ऊपर। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन। और एक बात हो रही है इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर, जो ये के एस टी होता है इसे बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं, कर्नल। के एस टी इज नोन एज कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने बात की इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि बुक का नाम है हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है कि इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं कब, यदि उस इक्वेशन में अननोन फंक्शन के ऊपर एक या एक ज़्यादा इंटीग्रल के साइन हो, उसे बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद बात आती है हमारे पास कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, अभी बात की थी हमने। अभी हमने लिखा था कि एफ एस इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। हमने कहा था जो के एस टी होती है ये क्या होती है, कर्नल होती है। क्या होती है, कर्नल। अब आप इसको डिफाइन करना चाहो तो कर्नल क्या होती है हमारे पास, जो अननोन फंक्शन जो कोफिशिएंट होता है उसे कर्नल बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ अ नॉन फंक्शन इन इंटीग्रल इक्वेशन इज नोन एज कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। आज हम करने जा रहे हैं बेसिक पार्ट, जो इंटीग्रल इक्वेशन को करने से पहले जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं उनका यूज करने वाले हैं, जो डेफिनेशंस हैं, सभी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो आज का बहुत ही बेसिक सेशन आपका इंटीग्रल इक्वेशन का बेसिक सेशन है। तो इसमें हम करेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, और जो हमारे पास आइगन वैल्यू क्या होती है, सिमेट्रिक कर्नल क्या होती है, डिजनरेट कर्नल क्या होती है, सेपरेबल कर्नल क्या होती है, और कर्नल वगैरह क्या होती हैं, सारे बेसिक पार्ट, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं हमारी आज की क्लास में। तो हमने पहले की बात की इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। एक इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं कब, यदि उसमें क्या हो, अननोन फंक्शन पर एक से ज़्यादा इंटीग्रल के साइन हो। दूसरी बात हमने बात की कर्नल क्या होती है, जो अननोन फंक्शन जी टी होता है इसका जो कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं हम कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, दो डेफिनेशन होगी हमारे पास। उसके बाद बात आती है हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन आती है वो आती है क्लासिफिकेशन। इंटीग्रल इक्वेशन क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तो इंटीग्रल इक्वेशन को तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जो इंटीग्रल इक्वेशन क्लासिफाई तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात आती है हमारे पास फ्रेडहोम
फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास क्या है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। दूसरे नंबर बात आती है हमारे पास, वो क्या होती है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। जो थर्ड कैटेगरी आती है वो क्या है हमारे पास, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन तीन कैटेगरी में होती हैं, पहली फ्रेडहोम, दूसरी वोल्टेरा और तीसरी में बात की सिंगुलर। अब इनके आगे फर्दर टाइप करेंगे हम और क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्या है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है या हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। इनका डिटेल्ड जो एनालिसिस हम अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात की इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, कर्नल क्या होती है। अब हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन तीन तरह से कर सकते हैं हम। सबसे पहले होती है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, फिर हम बात करते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फिर हम कहते हैं सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये था क्लासिफिकेशन इंटीग्रल इक्वेशन का। आगे बात करते हैं हम, हमारे पास जो फर्दर कैटेगराइज होती है हमारे पास ये तीन कैटेगरी में होने के बाद क्लासिफिकेशन बाद आती है, वन बाय वन हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस इक्वेशन को हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे, किसको वोल्टेरा बोलेंगे और किसको सिंगुलर बोलेंगे। तीनों का डिटेल एनालिसिस करते हैं हम। सबसे पहली कैटेगरी थी हमारे पास, वो क्या थी, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले क्या थी हमारे पास, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कैसे बोलेंगे हम। डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, इफ द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, यदि अपर लिमिट क्या हो इंटीग्रल इक्वेशन की क्या हो, इज फिक्स्ड। यदि किसी भी इंटीग्रल की एक लोअर लिमिट होती है कि अपर लिमिट होती है, मान लो लिखते हैं इंटीग्रल a टू b, तो ये तो लोअर लिमिट होती है a और b होती है अपर लिमिट। तो हमारे पास यदि अपर लिमिट किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन की क्या हो, फिक्स हो, से b, हमने कहा कि लेट कांस्टेंट कोई b है, देन दैट इंटीग्रल इक्वेशन इज नोन एज फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है, ये क्या इंटीग्रल इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि जी टी इज नॉन फंक्शन हमारे पास और एक इंटीग्रल साइन है यहाँ पे, इसे बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। अब बात आती है कि ये कैसे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, अपर लिमिट क्या है इसकी, बी है, बी इज ए कॉन्स्टेंट। यदि किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन की जो अपर लिमिट होती है वो यदि फिक्स होती है, देन दैट इंटीग्रल इक्वेशन इज नोन एज फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करें कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। हमने कहा किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे कब, यदि अपर लिमिट इंटीग्रल इक्वेशन की क्या हो, फिक्स हो। हमने कहा कि से बी, हमने कहा कि इंटीग्रल की लिमिट क्या है, a टू b है, b इज ए फिक्स नंबर, देन ये KST कर्नेल होता है, आपने पढ़ चुके हैं आप कर्नेल के बारे में, ठीक है। तो यदि किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन की अपर लिमिट फिक्स हो, देन दैट इंटीग्रल इक्वेशन इज नोन एज फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ये इट इज ऑल्सो कैटेगराइज इन फॉर द थ्री काइंड्स। ये तीन टाइप्स की कैसे थे, तीन काइंड की होती है। एक होती है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड की है, सेकंड काइंड की है, थर्ड काइंड की है, तो करते हैं बात उसके बारे में भी। सेम वोल्टेरा रहेगी हमारे पास कि उसमें भी हम तीन कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, वोल्टेरा, थर्ड काइंड। देखो ये जनरल इक्वेशन थी हमारे पास, हमने कहा कि ये क्या है, कोई इंटीग्रल इक्वेशन है। देखो पहले बात करते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रेशन फर्स्ट काइंड के बारे में। यदि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन GS इंटू HS इक्वल टू FS प्लस लैम्डा ए टू बी KST GT DT के अंदर HS की वैल्यू 0 हो, यदि क्या हो, H ऑफ S क्या हो, 0 हो, देन दिस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट काइंड। मतलब यदि GS HS 0 तो ये 0 हो गया, तो क्या होगा, G ऑफ S इक्वल टू लैम्डा इंटू ए टू बी KST GT। पहली बात तो देखो, पहले तो इक्वेशन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होनी चाहिए।
फ्राइडोमेट्रिकल इक्वेशन को भी हम 3 काइंड में डिवाइड करते हैं। पहली काइंड में क्या होता है हमारे पास, जो राइट साइड होता है जीएस का कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो जीएस का यदि 0 हो गया तो सारा 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, सॉरी, क्योंकि ये यदि एच एस 0 है तो सारा 0, सारा 0 मतलब ये सारा 0, तो एफ इस तरफ आ जाएगा। नेगेटिव साइन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर, क्योंकि वो ये कॉन्स्टेंट है। तो हम कहते हैं यदि एच एस 0 है, यदि क्या है, इफ एच एस इक्वल टू 0 देन फ्राइडोमेट्रिकल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फ्राइडोमेट्रिकल इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट काइंड। यदि ये तो थी हमारे पास क्या थी, जब एच एस इक्वल टू 0 था। यदि हमारे पास सेकंड काइंड में बात करें, हम सेकंड काइंड की बात करें हम, क्या होती है वो, यदि एच एस क्या हो, 1 हो, इफ एच एस इक्वल टू 1 हो, तो ये तो स्टैंडर्ड है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फ्राइडोम इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, सेकंड काइंड में क्या आएगा, एच एस को 1 पुट कर दो आप, क्या आएगा, जी ऑफ एस इक्वल टू एच एस 1 आएगा, तो ये सेम रहेगा, एफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। ये क्या होती है हमारे पास, फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में हमारे पास एच एस 0 होता है, सेकंड काइंड में एच एस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद बात आती है हमारे पास फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड, क्या होता है वो। तो फर्स्ट काइंड में हमने कहा कि हम एच एस की वैल्यू 0 लेंगे और एच एस की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, किसमें, सेकंड काइंड में। थर्ड काइंड की बात करें यदि हम बात करें फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड के बारे में, तो उसमें क्या होता है, देखो मैं दोबारा लिख दूँ सारी इक्वेशन एक बार। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। हमने फर्स्ट काइंड में पढ़ा, जो फर्स्ट काइंड दोबारा कर रहे हैं हमने क्या कहा, इसमें क्या करते हैं पुट, हम एच एस की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, एच एस की वैल्यू क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। सेकंड काइंड में हमने बात की, एच एस की वैल्यू क्या करते हैं पुट, एच एस की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। जो थर्ड काइंड हम करने जा रहे हैं अभी, जो हमारे पास क्या है, थर्ड काइंड, इसमें क्या होता है हमारे पास, हम एच एस की वैल्यू 1 भी लेते हैं और एफ एस की वैल्यू 0 लेते हैं, दोनों चीज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, ये फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन आती है हमारे पास थर्ड काइंड की। यदि आप एच एस की वैल्यू 1 पुट करोगे और एच एस की वैल्यू एफ एस की 0, तो एफ एस 0 यहाँ पे आ जाएगा, एच एस को 1 पुट, तो जी एस क्या आएगा, जी ऑफ एस इट इज इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास क्या, फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। तो सबसे पहले हमने बात की इंटीग्रेशन क्या होती है, फिर हमने कहा फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास 3 तरह की थी, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या था, यहाँ पे एच एस की वैल्यू 0 होती है हमारे पास, सेकंड काइंड में एच एस की वैल्यू 1 होती है, थर्ड काइंड में एच एस की वैल्यू तो हमारे पास 1 होती है और एफ एस का तो 0 होता है। तो ये होती है हमारे पास 3 कैटेगरी में कैटेगराइज फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आती है फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन के बाद, वो आती है वोल्टेरा इंटीग्रेशन क्या होती है। और वोल्टेरा इंटीग्रेशन फर्दर 3 कैटेगरी में आगे डिवाइडेड है, वोल्टेरा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्राइडोम के बाद जो आती है वोल्टेरा इंटीग्रेशन होती क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारे पास वोल्टेरा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं इफ द अपर लिमिट क्या हो, वेरिएबल हो, द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, यदि इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो, अपर लिमिट क्या हो, इंटीग्रल इक्वेशन इज वेरिएबल, मतलब वेरी कर रही हो, से लेट कर लेते हैं एस। हमने कहा यदि किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन की अपर लिमिट क्या हो, वेरिएबल हो, लाइक हम लिख रहे थे एच एस इंटू एफ एस था, जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। ये तो हमने बात की थी क्या थी, फ्राइडोमेट्रिक इक्वेशन।
यदि यहाँ पे लिमिट ऊपर लिमिट क्या हो, वेरिएबल का, हमने कहा एस नाम दे दे, कोई भी एक्स नाम दे दो, एस दे दो, नाम जो भी नाम देना चाहो आपकी मर्जी, वेरिएबल है ये, जहाँ पे एस क्या है, वेरिएबल है। देन दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज नोन एज वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे मैंने कहा कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें अपर लिमिट क्या हो, कांस्टेंट हो। अब हम बात करें वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन, जहाँ पे अपर लिमिट क्या हो, वेरिएबल हो, दैट इंटीग्रल इक्वेशन इज नोन एज वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये हमारे पास फर्दर 3 कैटेगराइज में है। क्या होती है हमारे पास, पहले आती है हमारे फर्स्ट काइंड क्या होती है, सेकंड काइंड क्या होती है, थर्ड काइंड क्या होती है, वही सेम रहेगा आपका, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सेम क्या करना है, मैं बार जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको वोल्टेरा के साथ साथ इंटीग्रल जो पहले की थी हमने फ्रेडहोम, वो भी रिवाइज हो जाए। हमने अभी बात की, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, स्टैंडर्ड क्या थी, स्टैंडर्ड क्या थी हमारे पास, जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास। जब हम वोल्टेरा करें तो यहाँ वेरिएबल आ जाता है ऐसे। ठीक है, फर्स्ट काइंड, ये वोल्टेरा क्या होती है, वोल्टेरा ऑफ फर्स्ट काइंड, वोल्टेरा इंटीग्रेशन फर्स्ट काइंड में क्या होता है, एच एस की वैल्यू ले लोगे आप, 0 ले लोगे। ठीक है जी, सेकंड काइंड में क्या होता है हमारे पास, एच एस की वैल्यू क्या ले लोगे आप, इट इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमारे पास आती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, हमने कहा स्टैंडर्ड ये होती है, किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं, अपर लिमिट इंटीग्रल क्या हो हमारे पास, वेरिएबल हो। उसके बाद हमने कहा कि ये फर्स्ट काइंड क्या होती है, जब एच एस क्या हो, 0 हमारे पास, ये क्या हो, एच एस क्या 0 हो, देन इट इज डिफाइंड एज वोल्टेरा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। यदि एच एस 1 हो तो सेकंड काइंड होती है। उसके बाद थर्ड काइंड की, थर्ड काइंड में क्या होती है, एच एस 1 होता है और एफ एस क्या होता है, 0 होता है, एफ एस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी, इस इक्वेशन में आप तीनों ट्रांसफॉर्म का देख लोगे, जो इक्वेशन आई वो आएंगी वोल्टेरा इंटीग्रेशन फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। ठीक है जी, इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट जो आती है सिंगुलर इंटीग्रेशन क्या होती है। देखो सबसे पहले मैंने बात की फ्रेडहोम इंटीग्रेशन क्या होती है, फिर हमने कहा कि जो वोल्टेरा इंटीग्रेशन क्या होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास जो नई कैटेगरी आती है वो क्या है हमारे पास, डैट इज सिंगुलर इंटीग्रेशन क्या होती है। सिंगुलर इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, नाम क्या है, सिंगुलर। किसी भी इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, सिंगुलर इंटीग्रेशन बोलते हैं। कब, व्हेन वन और बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स इनफाइनाइट, व्हेन वन और बोथ लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन becomes infinite, becomes infinite। यदि क्या हो, किसी भी इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं सिंगुलर इंटीग्रेशन जब दोनों लिमिट क्या इनफाइनाइट हो, या व्हेन कर्नेल ऑफ, या कर्नेल ही बोलते हैं, कर्नेल बिकम्स इनफाइनाइट at one or more point within the range of integration, within the range of integration। देखो दो बातें कही इन्होंने, किसी भी इंटीग्रेशन को हम सिंगुलर इंटीग्रेशन बोलते हैं। कब बोलते हैं, पहले तो कहा कि या तो एक या दोनों लिमिट जो क्या हो, इनफाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट लिमिट हो, या तो एक लिमिट इनफाइनाइट हो नीचे वाली, या ऊपर वाली लिमिट इनफाइनाइट हो, या दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, उसे बोलते हैं सिंगुलर इंटीग्रेशन। उसके बाद बात आती है और वर्ड लगाया हुआ है, जब कर्नेल इनफाइनाइट बन जाए एक या एक ज़्यादा पॉइंट, कहाँ पे, विद इन द इंटीग्रेशन। कर्नेल क्या ले हमारे पास, जो कर्नेल है वो इनफाइनाइट वैल्यू ले एक या एक ज़्यादा पॉइंट पे इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर। तो दो बातें हैं, यदि किसी भी इंटीग्रेशन की हमारे पास लिमिट लोअर हो या अपर हो, या दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, उसे बोलते हैं हम सिंगुलर इंटीग्रेशन। या जो कर्नेल है हमारे पास, जी कर्नेल हमारे पास क्या ले, इनफाइनाइट वैल्यू ले हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे
तो उसे क्या बोलते हैं हम, उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं सिंगुलर इंटीग्रेशन। या तो लिमिट इनफाइनाइट हो, लोअर हो या अपर हो, या दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट हो, या हम कह दें कि कर्नल एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या ले, इनफाइनाइट वैल्यू ले, देन दैट इंटीग्रेशन इज नोन एज सिंगुलर इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल करते हैं इसका एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो दो बातें कही सिंगुलर इंटीग्रेशन में, यदि लिमिट इनफाइनाइट हो, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, या कर्नल एक या एक से ज़्यादा पॉइंटों पे क्या ले, लिमिट के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू ले, देन दैट इंटीग्रेशन इज नोन एज सिंगुलर इंटीग्रेशन। तो उसका जो कैटेगराइजेशन है हमारे पास वो क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा, इतिहास लिख दें हम, के एस टी जी टी डी टी, यदि ऐसा लिखा हो हमारे पास, इसकी क्या है हमारे पास, सबसे लिमिट क्या इनफाइनाइट है, तो इस इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर इंटीग्रेशन। अब छोटी छोटी दो डेफिनेशन हो रहा है हमारे पास। तो ये बेसिक पार्ट था आपका जो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट था। इसके बाद आती है हमारे पास, तो हमने बात की इंटीग्रेशन क्या होती है, कर्नल क्या होती है, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने कि इंटीग्रेशन कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम। हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े इसके, कि पहला क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास फ्रेडोम, फिर हमने बात की वोल्टर इंटीग्रेशन, फिर हमने बात की सिंगुलर इंटीग्रेशन होती क्या होती है, और हमने सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा उनको कैटेगराइज किया फर्दर। इसके बाद बात आती है हमारे पास, वो क्या होती है, सेपरेबल और डिजनरेट कर्नल। सेपरेबल, ये वर्ड आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल क्या होती है, डीजनरेट कर्नल क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलने वाला बार बार बहुत जगह है, ठीक है जी। एक कर्नल को हम सेपरेटेड डीजनरेट बोलते हैं कब, इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको एक्सप्रेस कर सके हम एज द सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स each is product of function of s and t, function of s and t, उसे क्या बोलते हैं, कर्नल को हम क्या बोलते हैं, डिजनरेट कर्नल है, सेपरेबल कर्नल। एग्जाम्पल लेते हैं हम, थोड़ा एग्जाम्पल तो क्लैरिफाई होगा आपको। यदि हम के एस टी लिख लें, समेसन ए आई एस और बी आई टी टाइप का, या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें हम, यदि के एस टी क्या हो, मान लो क्या हो, एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस एस फोर टी की 3, मतलब क्या है हमारे पास एस और टी का अलग कैटेगराइज कर रहे हैं, पहले एस का फंक्शन है फिर टी का फंक्शन है प्लस एस का फंक्शन टी का फंक्शन, देन दिस कर्नल इज सेपरेबल कर्नल या डिजनरेट कर्नल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल द्वारा आपने सीखा कि जो हमारे पास डिजनरेट कर्नल क्या होती है, सेपरेबल और डिजनरेट कर्नल क्या होती है, किसी भी कर्नल को सेपरेबल या डिजनरेट बोलते हैं कब, यदि इसको हम एक्सप्रेस कर सकें फाइनाइट नंबर ऑफ सम की टर्म्स में, प्लस हर एक जो हमारे पास जो टर्म हो वो क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ एस और टी के फंक्शन के फॉर्म में हो, दैट कर्नल इज नोन एज सेपरेबल कर्नल। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है हमारे पास सेपरेबल कर्नल के बाद, वो आती है हमारे पास सिमेट्री कर्नल क्या होती है, और उसके बाद आता है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है। बहुत सारी छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। तो ये बेसिक क्लास थी आपकी आज की जो हम करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद आपकी रहेंगे एडवांस क्लास। फ्रेंड्स हमने बात की डिजनरेट कर्नल क्या होती है। इसके बाद बात आती है हमारे पास सिमेट्री कर्नल क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या होती है। सिमेट्री कर्नल क्या होती है, किसी भी कर्नल को हम सिमेट्री कर्नल बोलते हैं कब, देखो सिमेट्री कर्नल क्या होती है हमारे पास, कोई के एस टी कर्नल है हमारे पास, उसे सिमेट्री कर्नल बोलते हैं यदि के एस टी क्या हो, के स्टार टी एस के इक्वल हो। जहाँ पे जो स्टार है ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। किसी भी कर्नल कोई दे रखी है हमें के एस टी, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री कर्नल बोलते हैं। कब बोलते हैं, यदि हमारे पास क्या हो, के एस टी के स्टार टी एस के इक्वल हो। एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, यदि के एस टी क्या हो, किस टाइप की हो,
ये टाइप हो क्या किस तरह की, ई की पावर आईटा एस माइनस टी। यदि इस तरह की कर्नेल हमारे पास गिवन है तो ये क्या सिमेट्रिक कर्नेल है। क्यों, यदि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे आप, कंजुगेट में क्या होता है हमारे पास आईटा से चेंज होते हैं, ई की पावर माइनस आईटा आ जाएगा एस माइनस टी, मल्टीप्लाई के तो के एस टी और के स्टार टी इसके दोनों बराबर आएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट आती है सिमेट्रिक कर्नेल। क्या होती है, किसी भी कर्नेल को सिमेट्रिक कर्नेल बोलते हैं यदि क्या हो, के एस टी क्या हो, के स्टार एस टी के इक्वल हो, डेट कर्नेल इज कॉल्ड हमारे पास सिमेट्रिक कर्नेल। यहाँ जहाँ पे स्टार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को डिनोट करता है। और हमने एग्जांपल ये के एस टी क्या हो, ई की पावर आईटा एस माइनस टी टाइप की कर्नेल को क्या बोलते हैं हम, ये क्या एग्जांपल हमारे पास किसका, सिमेट्रिक कर्नेल का। सिमेट्रिक कर्नेल के बाद बात आती है हमारे पास कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी क्या हमारे पास टर्म क्या है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है। इसके बाद दो डेफिनेशन हो रहा है छोटी छोटी सी। तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास, किसी भी इंटीग्रल किस जब कर्नेल क्या हो, इफ कर्नेल इज ए फंक्शन ऑफ, कर्नेल क्या है हमारे पास, के एस टी को बोलते हैं कर्नेल। यदि जो के एस टी है हमारे पास ये किसका फंक्शन हो, एस माइनस टी फंक्शन का ओनली, देन दैट इंटीग्रेशन इज नोन एज कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो क्या होगा, जैसे हम अभी बात करें जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस माइनस टी आ जाएगा यहाँ पे जी टी डी टी। तो ये था हमारे पास क्या था, ये क्या होती है हमारे पास कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। यदि हमारे पास जो कर्नेल होती है यहाँ पे, पहले तो हम लिखते थे के एस कोमा टी लिखते थे यहाँ पे, यदि के एस टी क्या हो, फंक्शन हो एस माइनस टी वेरिएबल का, देन जो हमारे पास इंटीग्रल क्या बोलते हैं हम, क्या है ये, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में क्या होती है, जो कर्नेल होती है वो एस माइनस टी का फंक्शन होती है। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। आज हम कर रहे हैं, हमारा जो सेशन है टोटली डेफिनेशन पे बेस कर रहे हैं, सारी डेफिनेशन आज को हम आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में आप इंटीग्रेशन में। तो आज का सेशन बहुत ही बेस्ट सेशन है आपका इंटीग्रेशन का, इसको आप बार बार देखें ताकि आपको जो बेसिक है, बार बार जो वर्ड यूज होंगे, कर्नेल, सिमेट्रिक कर्नेल, डिजनरेट कर्नेल, ठीक है, ये क्या होते हैं, वोल्टा इंटीग्रेशन क्या होती है, फ्रेडहोम इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है, ये सारी टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रल इनर प्रोडक्ट क्या होती है, क्या आती है, इनर प्रोडक्ट क्या होती है। हमें क्या दो फंक्शन दे रखे हैं, वी हैव गिवन टू फंक्शन, एक तो फाई है और एक साई है, दो फंक्शन गिवन है हमें। इन दोनों की इनर प्रोडक्ट को नोट करते हैं हम, फाई और साई की इनर प्रोडक्ट। इससे ये क्या होती है, ए टू बी फाई टी साई स्टार टी डी टी। ये ध्यान रखना आपको, ये जो ये किसको नोट करती है, इनर प्रोडक्ट को। किसकी हमारे पास, ये किसकी इनर प्रोडक्ट हमारे पास, दो फंक्शन हमारे पास, एक तो फाई एंड साई। तो हमारे पास हमने बात की इनर प्रोडक्ट क्या होती है, फाई और साई दो फंक्शन हमारे पास, दो फंक्शन इनर प्रोडक्ट नोट करते हैं, ए टू बी फाई टी साई का स्टार, स्टार वही हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को डिनोट करता है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में, फाई और साई के ऊपर हम ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, इससे नोट करते हैं। ए टू बी इसका मतलब क्या होता है, ए टू बी इंटीग्रल ऑफ एफ आई टी और साई स्टार टी डी टी, ठीक है जी। ये था हमारे पास किसका, हमारे पास इनर प्रोडक्ट क्या होती है। इसके बाद बात आती है हमारे पास एक टर्म आती है ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होते हैं। दो फंक्शन को ऑर्थोगोनल फंक्शन बोलते हैं जब क्या हो, इनर प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो। देखो हम बात करने अब ऑर्थोगोनल फंक्शन के बारे में। ऑर्थोगोनल फंक्शन होते क्या हैं, जो नेक्स्ट आती है डेफिनेशन हमारे पास, वो किसकी आती है हमारे पास, ऑर्थोगोनल फंक्शन। यदि फाई और साई दो फंक्शन है, इनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो, देन फाई और साई फंक्शन क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल है। तो सबसे पहले हमने इनर प्रोडक्ट की बात की, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या होती है। फिर हम बात करें कि ऑर्थोगोनल फंक्शन किसे बोलते हैं। दो फंक्शन, एक तो फाई है और एक साई है, ये तो इसको बोलते हैं फाई, इसको रीड करते हैं साई, ठीक है जी। जैसे ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है,
ये म्यू होता है, ये लैम्डा होता है, ये सारे नोटेशन है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाई और साई के इनर प्रोडक्ट जीरो, कभी भी किसी भी दो फंक्शन की जो इनर प्रोडक्ट जीरो आए, देन दीज टू फंक्शन इज नोन एज ऑर्थोनल फंक्शन। तो फाई और साई को क्या बोलते हैं, ऑर्थोनल बोल देंगे जब उनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो, जीरो। कहीं भी यदि दो फंक्शन की इनर प्रोडक्ट जीरो आ रही है, मतलब क्या है, ये क्या होता है, फाई ए टू बी, फाई टी, साई स्टार टी, यदि क्या जीरो आ रहा है, देन फाइव साई को बोलते हैं क्या है, ऑर्थोगोनल फंक्शन है। इसके बाद बात आती है हमारे पास जो डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास आती है स्क्वाज इक्वलिटी क्या होती है। एक तो एक है हमारे पास मिन्कोव्स्की इक्वलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। क्या आती है हमारे पास, स्क्वाज इक्वलिटी क्या आती है, स्क्वाज इनइक्वालिटी, ये यूज़ करेंगे हम आने वाले रिजल्ट में। और फंक्शन में पढ़ा होगा आपने स्क्वाज इक्वलिटी क्या होती है। फाई और साई दो फंक्शन है, इनकी इनर प्रोडक्ट की हुई है, उसका जो मोड होता है वो लेस देन होता है किससे, इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई नॉर्म ऑफ फाई इंटू नॉर्म ऑफ साई से। एक आती है मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी क्या होती है, ये क्या होती है हमारे पास, जो फाई और साई की जो नॉर्म होती है, फाई प्लस साई की जो नॉर्म होती है, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं हम, फाई प्लस साई की जो नॉर्म होती है ये लेस देन होती है नॉर्म ऑफ फाई प्लस नॉर्म ऑफ साई से। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे दो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या होती हैं, स्क्वाज इनइक्वालिटी क्या होती है, फाई और साई की जो इनर प्रोडक्ट होती है उसका जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ फाई इंटू नॉर्म ऑफ साई से। नेक्स्ट आती है हमारे पास मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी क्या होती है, फाई और साई का जो सम होता है उसकी मॉडुलस वैल्यू या उसकी नॉर्म बोल सकते हैं, ये क्या होती है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ फाई प्लस नॉर्म ऑफ साई से छोटी होती है। तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन बेसिक सेशन। आने वाले टाइम में हम करेंगे फ्रेडोम इंटीग्रेशन, सेकंड काइंड ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रेडोम इंटीग्रेशन के बेस और फ्रेडोम बेसिक थ्योरम के ऊपर, फिर सक्सेसिव डिफरेंस, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास इंटीग्रेशन का हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये था बेसिक सेशन जिसमें हमने बात की इंटीग्रेशन क्या होती है, कर्नेल क्या होती है, कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन को तीन कैटेगरी में, फ्रेडोम इंटीग्रेशन, वोल्टेज इंटीग्रेशन और सिंगुलर इंटीग्रेशन। हमने आगे उनकी डेफिनेशन की सभी की, उसके बाद हमने की सिमेट्रिक कर्नेल क्या होती है, डिजनेट कर्नेल क्या होती है, फिर कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है। तो सभी को हमने डिटेल में एक बार कंटिन्यू किया और बाद में की बात इनर प्रोडक्ट क्या होती है दो फंक्शन की और ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होते हैं। इसके बाद हमने बात की दो इनइक्वालिटी, स्क्वाज इनइक्वालिटी क्या होती है और मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी क्या होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।